चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है? पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है? तो पढ़ा रहे थे हम आपको वित्त आयोग, ठीक है? तो वहां से कंटिन्यू होते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जवाब दे दीजिए और फिर उसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे। तो एक प्रश्न आपसे ये है, सीधा और आसान सरल प्रश्न है कि वित्त आयोग की सिफारिश को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य है या नहीं? नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसे देता है? भारत के राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा कि कल के सेशन में हम लोक सेवा आयोग के विषय में भी आपके साथ चर्चा किए थे। तो जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये सब लोक सेवा आयोग है। इसमें जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाता कौन है? भारत के। चलिए, जैसे आज याद रखे हुए हैं, हमेशा याद रखे रहिएगा, समझ गए? परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन आता है, लोग गलती करके आता है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब जो है आपको हम बता दें कि एक बात तो हम कल ही बताना चाह रहे थे और भूल गए थे, और विशेष तौर पर यह घोषणा जो है ऑनलाइन वालों के लिए है, ऑफलाइन वाले आप अपने विषय में नहीं सोच लेंगे, ठीक है? तो बैच को लेकर ऑनलाइन वालों के लिए कुछ खास अनाउंसमेंट है, उस खास अनाउंसमेंट को आप ध्यान से सुनिए और इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए, कल से जो है आपको 5 से 7 कल से 5 से 7 ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन हिस्ट्री का बैच शुरू हो रहा है। यह बैच सिर्फ ऑनलाइन है, ठीक है? ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन नहीं है। कल से, कल कौन दिन है? शुक्रवार, शनिवार है। शनिवार यानी कल से क्या तारीख है? 26 नवंबर शनिवार शाम में 5 से 7 ऑनलाइन हिस्ट्री का बैच शुरू हो रहा है, ठीक है? स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से। प्राचीन भारतीय इतिहास से जो हम यहां पर प्रारंभ करेंगे, ठीक है? प्राचीन भारतीय इतिहास होगा, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास होगा, फिर आधुनिक भारतीय इतिहास होगा। यह बैच ऑनलाइन रहेगा। जो भी छात्र संस्थान के एप्लीकेशन पर उपलब्ध फाउंडेशन बैच ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, उनके लिए भी उनके बैच में इस क्लास को लाइव करेंगे। जो संस्थान का एप्लीकेशन है उस पर फिलहाल एक फुल फाउंडेशन बैच चल रहा है शाम में 7 से 9, जिसमें क्लास 7:30 बजे से होता है, ठीक है? तो उसमें पॉलिटी और बायोलॉजी हम लोग पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी खत्म होगा तो वहां पर केमिस्ट्री या फिजिक्स आएगा, और पॉलिटी खत्म होगा तो वहां पर ज्योग्राफी आएगा, ठीक है? तो ये तो अपना चलता रहेगा 7 से 9 में जो भी है। लेकिन 7 से 9 फाउंडेशन बैच में जो इतिहास कल से शाम में 5 से 7 ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं, उसमें इस बैच को लाइव कर देंगे। तो आप 7 से 9 फाउंडेशन बैच के छात्र भी आकर के इस क्लास को आसानी से कर सकते हैं। अब ये नहीं कि जाकर के हिस्ट्री का आप बैच परचेज कीजिएगा, नहीं, हिस्ट्री का बैच आपको नहीं परचेज करना है। आपके बैच में ये ऑलरेडी लाइव रहेगा, आप आराम से क्लास कर लीजिएगा। और हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और हिस्ट्री को समाप्त करने में कम से कम 6 माह लगता है।
फाउंडेशन बैच में हम आपको बता रहे हैं, फाउंडेशन बैच में कम से कम 6 माह। ऐसे तो टारगेट बैच में हमको लगता है कि 3 माह लगता है। टारगेट बैच में जबकि लिखाते नहीं है तब 3 माह लगता है। 3 माह सिर्फ लेक्चर देते हैं तब लगता है, सिर्फ लेक्चर देते हैं तब 3 माह लगता है। और अगर लिखाते हैं जैसे पॉलिटी में लिखाए हैं तो 6 महीना से ज्यादा 8 महीना 10 महीना लग सकता है, समझ गए। तो हिस्ट्री बड़ा सेगमेंट है, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इस बैच में जो है आपको पढ़ाएंगे कैसे, जैसे सब बैच में पढ़ाते वैसे इस बैच में पढ़ाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यहां पर हिस्ट्री के विषय में तो हम बता ही रहे, बड़ा सिलेबस है, तो कुछ चीज जो है ना हम नोट डाउन करके देंगे, लिख करके देंगे, टाइपिंग करवा के देंगे कुछ चीज। यानी 50% चीज जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में और 50% चीज जो है लिखा देंगे, ताकि प्रॉपर वे में आपका एक कॉपी भी तैयार हो जाए और आपकी बेहतर तैयारी जो है इतिहास की हो जाए, समझ गए। ये लक्ष्य है, क्लियर। चलिए, है आप लोग के लिए ऑनलाइन ये बैच है, ऑफलाइन है ये नहीं है, तो आप लोग के लिए हम क्या कर सकते, आप लोग अपना कीजिए, ठीक है, कीजिए, जैसे चल रहा है वैसे कीजिए, समझे। और देखिए, अगर किसी को ज्यादा हड़बड़ी है, हम क्लियर कट वे में बोलते हैं, किसी को ज्यादा हड़बड़ी है, सिलेबस जल्दी खत्म करना है, तो संस्थान में जो टारगेट बैच आता है उस टारगेट बैच को ज्वाइन कीजिए। और यहां के फाउंडेशन और टारगेट में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर यही है कि फाउंडेशन में लिखाते हैं और टारगेट में लिखाते नहीं है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। चलिए, अब देखिए, आपको प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ और 1951 से लेकर आज तक जो है टोटल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसमें प्रथम वित्त आयोग 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में, द्वितीय वित्त आयोग 1956 में आपको के संथानम की अध्यक्षता में, तृतीय वित्त आयोग 1960 में ए के चंदा की अध्यक्षता में, चतुर्थ वित्त आयोग आपको 1964 में, चतुर्थ वित्त आयोग 1964 में, और ये हुआ था आपको वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में। फिर पांचवें वित्त आयोग जो है 1968 में महावीर त्यागी के नेतृत्व में, फिर छठे वित्त आयोग जो है आपको 1972 में, सातवें वित्त आयोग 1977 में, आठवें वित्त आयोग 1982 में, नवें वित्त आयोग 1987 में, 10वें वित्त आयोग का गठन 1992 में, 11वें वित्त आयोग का गठन 1998 में, और 12वें वित्त आयोग का गठन 2002 में, 13वें वित्त आयोग का गठन 2007 में, 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में, और 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ। और अलग अलग वित्त आयोग के अध्यक्ष अलग अलग व्यक्ति बनाए गए हैं, इसमें हमने आपको बताया है, समझ गए। और वही इसमें जो है हम आपको बता दे कि कभी कताल जो है ना कुछ भी उठा करके पूछ देता है। हमने देखा है कि एसएससी में 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये उठा के पूछ दिया है। तो कभी कताल कुछ भी उठा करके पूछ देता है, लेकिन सामान्य तौर पर जो है सिर्फ ये पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग और वर्तमान के वित्त आयोग, विशेष तौर पर यही दो पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ यही दो नहीं पूछा जा सकता है, बल्कि किसी भी वित्त आयोग का गठन वर्ष और किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष को आपसे आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो अब जो है आप हेडिंग मारिएगा, अब तक गठित वित्त आयोग, 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 वित्त आयोग। अब देखिएगा यहां पर जो है एक में क्रम, 2 में स्थापना वर्ष और 3 में अध्यक्ष। 3 कॉलम बनाइएगा, 3 कॉलम बनाइएगा, 3 कॉलम बनाइएगा, 3 कॉलम, 3 कॉलम बनाइएगा। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यह है
वाईवी चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है ना, डीवाई चंद्रचूड़, सॉरी डीवाई चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे अधिक वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा है, और सबसे कम दिनों तक कमल नारायण सिंह। तो वो तो अभी का है आपको डीवाई चंद्रचूड़ है। और ये जो है ना, इनका नीति काफी अलग है, बड़ी अच्छे मुख्य न्यायाधीश हैं, अच्छे मुख्य न्यायाधीश में इनकी गिनती होगी। इनका निर्णय जो है ना अन्य न्यायाधीशों की तुलना में कुछ अलग रहेगा, आप देखिएगा। पता नहीं अब इनका शासन कितना दिन तक ही रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 2 साल में तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे, समझ गए। अभी तो इनका शासनकाल शुरू हुआ है। और देखिए एक मुद्दा उठा दिए हैं, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कैसा हो। और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह टिप्पणी की है कि टीएन सेशन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए। और टीएन सेशन के विषय में आप जानिए, टीएन सेशन 1990 से 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे थे, और उनके विषय में कहा जाता है कि वो ब्रेकफास्ट में नेता को खाते थे, ब्रेकफास्ट में नेता को खाते थे। मतलब इसका मतलब थोड़े है कि नेता को फ्राई करके खाते थे ना, मतलब सुबह में एक नेता पर कार्रवाई कर देते थे और शाम होते होते भी एक नेता पर कार्रवाई कर देते थे, प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते थे, समझ गए। लेकिन अभी का जो हमारा चुनाव आयुक्त है, एक तो पिछले 8 साल मोदी जी का हुआ है, 8 साल में 8 गो मुख्य चुनाव आयुक्त बदला है, 8 गो बदला है। और आपको जो है मोदी जी को हर चीज में क्लीन चिट मिल जा रहा है। मोदी जी गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर भी मोदी जी को क्लीन चिट मिल जा रहा है। वही विपक्षी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हो जाती है और सत्ता पक्ष पर नहीं होता है। तो इसी पर जो है टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। लेकिन इनका कार्यकाल काफी ऐतिहासिक कार्यकाल रहेगा। अगर ये अपने मन से काम किए तो बड़ी ऐतिहासिक कार्यकाल रहेगा। इनके कार्यकाल को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा अगर ये 2 साल अच्छे ढंग से रह गए और काम किए तो। नीचे से लिखिएगा। 3 गो कॉलम बोले थे बनाने के लिए। एक में लिखिए क्रम संख्या, 2 में लिखिए स्थापना वर्ष और 3 में लिखिए अध्यक्ष। एक में लिखिए क्रम संख्या, 2 में लिखिए स्थापना वर्ष और 3 में लिखिए 3 में लिखिए अध्यक्ष। 3 में लिखिए अध्यक्ष। चलिए लिखिएगा। क्रम संख्या में प्रथम 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 स्थापना वर्ष में 1951, स्थापना वर्ष में 1951 1951 1951। अध्यक्ष में केसी नियोगी, केसी नियोगी। अध्यक्ष में केसी नियोगी, केसी नियोगी, केसी नियोगी। केसी नियोगी। आगे अब द्वितीय, क्रम संख्या में द्वितीय, क्रम संख्या में द्वितीय। रवि कुमार जी इस बैच में हिस्ट्री नहीं होगा, इस बैच में हिस्ट्री होगा, ठीक है, होगा। ये जो 5 से 7 ऑनलाइन वालों के लिए अवेलेबल करवाए, ऑनलाइन वाला बड़ी हल्ला करता है कि सर जो है आप ही लोग के तरफ से तो ये आया है कि सर जो है हम लोग के बैच में भी इस क्लास को लाइव कर दिया जाए। तो 7 से 9 में भी हिस्ट्री को लाइव कर देंगे। तो अब 7 से 9 में आपके बैच में हम लाइव कर ही रहे हैं, तो आपके बैच में तो आ ही गया, तो अब क्या आएगा, ठीक है। आगे फिर आएगा,
आगे आपके बैच में 7 से 9 में हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री आएगा। ठीक है, चलिए, लोग समझ में नहीं करता भाई। द्वितीय 1956 के संथानम, अध्यक्ष में के संथानम, है के संथानम, अध्यक्ष के संथानम। क्रम संख्या में द्वितीय, स्थापना वर्ष में 1956, अध्यक्ष में के संथानम। क्रम संख्या में 3, क्रम संख्या में 3, क्रम संख्या में 3, क्रम संख्या में 3, स्थापना वर्ष में 1960, 1960, अध्यक्ष ए के चंदा, ए डॉट के डॉट चंदा, ए डॉट के डॉट चंदा, ए डॉट के डॉट चंदा, ए के चंदा। अब क्रम संख्या में 4, क्रम संख्या में 4, क्रम संख्या में 4, स्थापना वर्ष में 1964, स्थापना वर्ष में 1964, 1964, अध्यक्ष में वीपी राजमन्नार, वीपी राजमन्नार, सॉरी पीवी राजमन्नार, सॉरी 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 पीवी राजमन्नार, सॉरी पीवी राजमन्नार, सॉरी पीवी राजमन्नार, पीवी राजमन्नार, पीवी राजमन्नार, पीवी राजमन्नार। क्रम संख्या में 5वां, क्रम संख्या में 5वां, 5वां, स्थापना वर्ष में 1968, स्थापना वर्ष में 1968, 1968, 1968, 1968, 5वां है। महावीर त्यागी, महावीर त्यागी, अध्यक्ष महावीर त्यागी, अध्यक्ष महावीर त्यागी, अध्यक्ष महावीर त्यागी, अध्यक्ष महावीर त्यागी। चलिए, छठा, 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 स्थापना वर्ष 1972, 1972, 1972, 1972, अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी, 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 ब्रह्मानंद रेड्डी, ब्रह्मानंद रेड्डी। 7वां, 7वां 1977, 1977, 1977, 1977, अध्यक्ष जेपी सेलट, अध्यक्ष जेपी सेलट, जेपी सेलट, जेपी सेलट, जेपी सेलट, सेलट। 8वां 1982, 8वां 1982, 1982, वाईडी चौहान, चौहान, वाईडी चौहान, वाईडी चौहान, वाईडी चौहान, वाईडी चौहान, चौहान, चौहान। नम्मा, 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 नम्मा दांत निकाल रही है। नम्मा 1987, नम्मा 1987, नम्मा 1987, केपी सालबे, केपी सालबे, केपी सालबे, केपी सालबे, केपी सालबे,
10वां 1992, 10वां 1992, 10वां 1992 केसी पंत, केसी पंत, 10वां 1992 केसी पंत, 10वां 1992 केसी पंत, केसी पंत, K.C.पंत, पंत 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 पंत, हे भगवान, केसी पंत, 11वां 1997, 11वां 1997, 11वां 1997, नहीं 1997 नहीं होगा, 1998 होगा, सॉरी, 11वां 1998, 11वां 1998, AM खुसरो, AM खुसरो, AM खुसरो, AM खुसरो, AM खुसरो, 12वां 2002, 12वां 2002 सी रंगराजन, 12वां 2002 सी रंगराजन, 12वां 2002 सी रंगराजन, सी रंगराजन, सी रंगराजन, सी रंगराजन, 13वां 2007, 13वां 2007, 13वां 2007, 13वां 2007 विजय केलकर, 13वां 2007 विजय केलकर, 13वां 2007 विजय केलकर, 13वां 2007 विजय केलकर, विजय केलकर, विजय केलकर, 14वां 2012, 14वां 2012, 14वां 2012, 14वां 2012 YV रेड्डी, YV रेड्डी, YV रेड्डी, YV रेड्डी, YV रेड्डी है, 12वां 2002, 13वां 2007, 12वां 2002, 13वां 2007, आगे 15वां 2017, 15वां 2017 NK सिंह, 15वां 2017 NK सिंह, 15वां 2017 NK सिंह, 15वां 2017 NK सिंह, 15वां 2017 NK सिंह। चलिए दीजिए कॉपी, दीजिए तो इस संवैधानिक आयोग के विषय में हो गया। संवैधानिक आयोग के बाद जो है सांविधिक संस्था है, तब आगे आप हेडिंग मारिए सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था, सांविधिक संस्था, देखिए ध्यान दीजिएगा, सांविधिक संस्था के विषय में हम आपको बताए ना, सांविधिक संस्था किसे कहा जाता है। वैसी संस्था जो संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित होता है उसी को सांविधिक संस्था कहा जाता है। सांविधिक संस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इत्यादि आता है।
अब इसमें से सबसे पहले आप हेडिंग मारिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चलिए अब आइए यहां पर सुनिए, समझिए कुछ चीजों को। देखिए सबसे पहली बात, यहां पर एक शब्द है मानवाधिकार। मानवाधिकार का अंग्रेजी ह्यूमन राइट्स। देखिए आप मानव है, आप मानव है ना, मानव है। मानवाधिकार को समझने से पहले एक चीज को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी के भाई हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई को लेकर आपका एक कर्तव्य बनता है। आप किसी के पुत्र हैं तो पुत्र होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है। आप किसी के पिता बनेंगे आगे चल करके, तो पिता होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनेगा। आप किसी के पति होंगे तो पति होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनेगा। आप किसी की पत्नी होंगे तो पत्नी होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनेगा। अब पिता होने का क्या कर्तव्य है? पिता होने का कर्तव्य यही है कि अपने संतान को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाएं, अपने संतान को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाएं, अपने संतान को योग्य बनाए ताकि वो खुद के पैर पर खड़ा हो सके। ये आपका कर्तव्य होगा। तो जैसे एक पिता होने के बाद आपका एक कर्तव्य हो जाता है, एक भाई होने के बाद, बड़े भाई होने के बाद छोटे भाई को लेकर एक कर्तव्य हो जाता है, एक पुत्र होने के नाते माता पिता के प्रति आपका कर्तव्य होता है। उसी प्रकार से जो इस संसार के मानव है, मानव होने के नाते उनका एक कर्तव्य है और मानव होने के नाते उन्हें कुछ अधिकार है। जैसे पिता होने के नाते आपका एक कर्तव्य भी है और आपका कुछ अधिकार भी होता है। आपका कुछ अधिकार भी होता है। आपका अधिकार अपने बच्चों को लेकर यह होगा कि आप उसको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, मार सकते हैं। यह आपका अधिकार है, यह आपका अधिकार है। और उसको अच्छी शिक्षा देना यह आपका कर्तव्य है, यह आपका कर्तव्य है। तो उसी प्रकार से जो मानव है, इस संसार के हर मानव को मानव होने को लेकर जो अधिकार है उसी को मानवाधिकार कहा जाता है। जैसे हम मानव हैं, हमें स्वच्छ वायु मिलनी चाहिए, स्वच्छ जल मिलनी चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण मिलनी चाहिए। अगर हम मानव जेल में बंद हैं, अगर मान लिया जाए कि हम पर कोई दोष आरोपित कर दिया गया और हमें जेल भेज दिया गया, हम जेल में बंद हैं, तो अब जेल में बंद हैं तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि हमको मार दिया जाएगा, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। नहीं, जेल में भी अगर हम दोषी होते हुए भी अगर हम जेल में बंद हैं तो जेल में भी एक उचित मानवीय दशा उपलब्ध करवाया जाता है। उचित मानवीय दशा रहने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है ताकि सही रूप में जेल में रह सके। तो मानव होने के नाते प्रकृति ने जो हमें अधिकार दिया है, प्रकृति ने जो हमें अधिकार दिया है, उसे ही मानवाधिकार कहा जाता है। प्रकृति ने हमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया है, सूर्य के रोशनी को पाने का अधिकार दिया है। क्या प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे अधिकार को कोई समाप्त कर सकता है? क्या सूर्य की रोशनी को कोई बंद कर सकता है हमारे लिए? नहीं कर सकता है। लेकिन पटना का रूम मालिक बंद कर सकता है।
यहां पे अधिकतर लड़का ऐसे होंगे जिनके रूम में सूर्य का रोशनी नहीं जाता होगा। बात सही है गलत? सही है। और हम भी जहां रहते वहां पर भी सूर्य का रोशनी नहीं जाता है, समझे? लेकिन हम आपको कहेंगे कि वैसा रूम खोज करके रहिए जहां पर सूर्य का रोशनी जाए, ठीक है? कुछ चीज का बड़ी इंपैक्ट पड़ता है आपके जीवन के ऊपर, समझे? तो प्रकृति का दर्शन जरूरी है जी, सूर्य का दर्शन जरूरी है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। बिना ऊर्जा का, बिना एनर्जी का आप कुछ कर सकते हैं जी? बिना एनर्जी का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो खैर छोड़िए ये सब बात। मानव होने के नाते जो हमें अधिकार प्राप्त होता है उसी को मानवाधिकार कहा जाता है, उसी को मानवाधिकार कहा जाता है। तो भारत के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया और 1993 ईस्वी में ही भारत की संसद ने राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम को पारित किया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित हुए हैं, 1993 में पारित हुए हैं, उसमें अभी तक 2 बार संशोधन हुआ है। पहली बार 2006 में और दूसरी बार 2019 में। पहली बार 2006 में और दूसरी बार 2019 में। और जो आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। और इसमें जो एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं, उन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ध्यान रहे कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसमें यह योग्यता होती है कि वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हो गया है, या दूसरा कभी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुआ है, या वो कभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। इस योग्यता को रखने वाले व्यक्ति को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। और ध्यान रहे कि यह जो आयोग है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, सॉरी, इसको बताने से पहले एक बात और उसके बाद इसको बताएंगे। यह जो आयोग है, यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति एक 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं। एक 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं। जो 6 सदस्यीय समिति होता है, इसमें एक
प्रधानमंत्री होता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है, दूसरा एचएम होम मिनिस्टर होता है, तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, चौथा राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है, पांचवा लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और छठा राज्यसभा का उपसभापति होता है। छठा राज्यसभा का उपसभापति होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, एचएम होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, इन 6 व्यक्तियों को मिलाकर जो 6 सदस्यीय समिति बनता है, उस 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को नियुक्त करता है। बात समझ में आया? अब इसके अलावे अभी तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 8 गो अध्यक्ष बना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा प्रथम न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, और वर्तमान और 8वां जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है उसका नाम है अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। समझ गए? अब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, हमने आपको बताया बहु सदस्यीय निकाय है, इसमें कई सारे सदस्य होते हैं। कुल 7 आयोग के अध्यक्ष इस आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। कुल 7 आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। उसमें पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, तीसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, चौथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, पांचवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बोल दिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति बोल दिए, ये सब बोल दिए। रुकिए एक बार फिर से, ठीक है, लिख देते हैं यहां पे, ठीक है, लिखेंगे, याद नहीं रहता है कौन बोले हैं कौन नहीं बोले। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, 2 नंबर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, चौथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, पांचवा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, छठा दिव्यांग जनों के लिए गठित आयोग के मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त 6 गो हो गया। एगो और कौन बच रहा है? महिला हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, पिछड़ा हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया,
है अति पिछड़ा वर्ग न है, ठीक है। एक देखिए कोई छूट रहा है ना, महिला तो ये गया। हाँ हाँ हाँ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, वही तो सोच रहे थे, एगो कोई छूट रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। कहने का मतलब क्या है जानते हैं? कहने का मतलब यह है, इस सातों आयोग का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य है। इस सब आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। अब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष या 70 वर्ष का होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष का होता है। जो भी पहले पूरा हो उस अनुसार ये लोग अपने पद को छोड़ते हैं, और अगर बीच में अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें त्यागपत्र देना है तो अपने कार्यकाल के दौरान ये अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्हें जो पद से हटाया जाता है, इन्हें पद से हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। भारत के राष्ट्रपति को इन्हें पद से हटाने का अधिकार होता है। लेकिन ध्यान रहे, भारत के राष्ट्रपति, अच्छा दोनों आदमी खड़ा हो जाइए, जो चश्मिश और टोपी वाला है, दोनों खड़ा हो जाइए। दोनों बतिया रहे हैं शुरू से, हम दोनों पे गौर कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। खड़ा हो जाइए जल्दी, हाँ जल्दी खड़ा हो जाइए। अपना अपना आई कार्ड भेजिए, आई कार्ड भेजिए, आई कार्ड भेजिए अपना अपना। है सेकेंड क्लास है, निकलिए 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 निकलिए। है कोई स्टाफ है जी वहां पे? हाँ निकलिए, दोनों को क्लास से निकालिए। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, शुरुए से दोनों जो है बतिया रहा है, शुरुए से स्टार्टिंग से ही बतिया रहा है। जाइए निकलिए निकलिए, हमको ऐसे विद्यार्थी को कोई जरूरत नहीं है। क्या बात करते हैं, विद्यार्थी का रोशन आनंद को कोई कमी नहीं है। अनुशासनहीनता एकदम नहीं बर्दाश्त होगा, क्लास में तो एकदम नहीं। क्या बात करते हैं आप, निकालिए दोनों को। शुरू से स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहा था, आसपास के लोगों को डिस्टर्ब कर रहा होगा ही। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको जो है क्या होगा, अरे 2-4 को विद्यार्थी 10 को नए एडमिशन ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब वो हमको पता है नए एडमिशन लेगा, हमको कोई दिक्कत ना है उससे, वो एडमिशन ले नहीं ले खाक फर्क पड़ता है हमको। ऐसे भी वो क्लास में आकर के बतिया रहा है, मतलब अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता है मतलब जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। ऐसे भी उसके रहने या ना रहने से हमको कोई फायदा नहीं है, समझ गए। देखिए एक टीचर को भी कब फायदा होता है जानते हैं? जब उसके पास पढ़ने वाला विद्यार्थी आता है, अब पढ़ करके वो रिजल्ट देता है, उससे फायदा होता है एक टीचर को। ना पढ़ने वाले से कोई फायदा नहीं होता है, समझ गए। ना पढ़ने वाला तो पढ़ेगा है नहीं, रिजल्ट होगा है नहीं, उससे कोई पूछबो नहीं करेगा कि तुम कहां पढ़ा था। लेकिन जो पढ़ने वाला है, पढ़ेगा, रिजल्ट होगा, लोग उससे पूछेगा कि तुम कहां पढ़ा था, तब लोग आता है, ऐसे नहीं आता है, समझे। चलिए, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, पद से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति पद से हटाने से पहले उसकी जांच करवाता है सुप्रीम कोर्ट से कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के ऊपर भ्रष्टाचार तो नहीं है, कदाचार तो नहीं है। उसकी जांच करवाता है और उस आधार पर भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटा देते हैं। ठीक है, अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा,
लिखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हेडिंग मार लिए हैं। नीचे से, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित हुआ। पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है ना, पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है? देखिए इसको एक तो लक्ष्मी चौधरी जी आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। पता नहीं आपका बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि आप जो वर्ड का मीनिंग पूछते हैं वो वर्ड का मीनिंग आपको समझना चाहिए। अब पता नहीं आपका बेस कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पदेन शब्द का मतलब क्या होता है, आपने ये प्रश्न पूछा है। कल पटल शब्द का अर्थ वही पूछी थी, ठीक है। पटल, पटल तो समझाए थे तो समझ गए, परवल नहीं समझे? क्या समझे? लोकसभा राज्यसभा, संसद का पटल मतलब लोकसभा राज्य। तो क्या पूछिए, क्या बोल रहे थे? पदेन, हाँ। देखिए आप अपने एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, लक्ष्मी चौधरी नाम है ना, लक्ष्मी चौधरी तो लड़की ही होगी, हमको ऐसा लगता है। हो सकता है लड़का सब भी जो है लड़की के नाम से चलाता है। तो पदेन का मतलब समझिएगा कि पहले एग्जाम्पल दे, हाँ पहले एग्जाम्पल देते हैं। देखिए जैसे कि अगर मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि आपका भाई है, ठीक है, आपका भाई है और आपके भाई का शादी हुआ, तो आप अपनी भाभी का ननद हो गए, ननदन जी ननद हो गए। अब ऐसा थोड़े है कि ननद बनने के लिए कुछ रस्म होता है, ननद बनने के लिए तो कुछ रस्म नहीं होता है। अगर आपका भाई है, भाई का शादी हुआ, आपकी भाभी आई, तो आप अपनी भाभी के ननद हो गए। अब इसके लिए तो ऐसा नहीं है कि जो है ननद बनने के लिए आपको कुछ रस्म अदा करना होगा, ठीक है। तो आपके भाई का शादी होता है तो आप स्वयं अपने भाई की पत्नी का ननद बन जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पदेन का मतलब यह होता है कि कुछ संदर्भ में, जैसे एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, वही राज्यसभा का सभापति होगा। अब यहां पर ये जो 7 आयोग के अध्यक्ष हैं, ये लोग अगर इन 7 आयोगों के जो अध्यक्ष हैं, कोई व्यक्ति ही होगा, कोई मानव ही होगा, तो ये 7 आयोग के अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग जो बहुसदस्यीय निकाय है उसके सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। मतलब इस आयोग के अध्यक्ष हैं तो वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे। आपकी भाभी आई है तो आप अपनी भाभी की ननद हो गई। वैसे ही अगर ये अध्यक्ष हैं इन आयोगों के, तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे। समझ गए? पदेन का मतलब आशा करते अब आप समझे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा पहले आप स्वयं से भी इन छोटे छोटे वर्ड को जो है डिफाइन कीजिए, समझे। अब हर वर्ड हम बताएंगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत ही 12 अक्टूबर 1993 को इस अधिनियम के तहत ही 12 अक्टूबर 1993 को 12 अक्टूबर 1993 को 12 अक्टूबर 1993 को
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ? चलिए, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है। इस निकाय में एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। इस निकाय में एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। कुछ अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर 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 किया जाता है। इस समिति के सदस्य निम्न हैं। इस समिति के सदस्य निम्न हैं। इस समिति के सदस्य निम्न हैं। एक नंबर में प्रधानमंत्री, दो नंबर में केंद्रीय गृह मंत्री, 2 नंबर में केंद्रीय गृह मंत्री, तीन नंबर में लोकसभा में विपक्ष का नेता, तीन नंबर में लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता। 4 नंबर में राज्यसभा में विपक्ष का नेता। विधानसभा लिखी ओए जान मार देंगे हम। राज्यसभा में विपक्ष का नेता। 5 नंबर में लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। 6 नंबर में राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। अब नीचे से लिखिएगा, निम्न 7 आयोग के अध्यक्ष, अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, निम्न 7 आयोग के अध्यक्ष, निम्न 7 आयोग के अध्यक्ष, निम्न 7 आयोग के अध्यक्ष, निम्न 7 आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं।
पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। 1 नंबर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, 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 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। 2 नंबर में, 2 नंबर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, 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 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। 3 नंबर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, 3 नंबर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। आगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। मोबाइल चला रहे हैं, ये सबको जवाब दीजिएगा, सुनने होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। आगे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। आगे आगे दिव्यांगजनों को लेकर गठित आयोग के मुख्य आयुक्त, 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 दिव्यांगजनों को लेकर गठित आयोग के मुख्य आयुक्त। आगे आगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल, इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, कॉस्ट में जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष, कॉस्ट में जो भी पहले हो, कॉस्ट बंद होता है, जो भी पहले हो होता है। आगे इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। अब आगे लिखिएगा। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष
दिव्यांग वाला फिर से जो है यहां पे लिखा हुआ है, दिव्यांग जनों को लेकर गठित आयोग के मुख्य आयुक्त। दिव्यांग जनों को लेकर गठित आयोग के मुख्य आयुक्त। दिव्यांग जनों को लेकर गठित आयोग के मुख्य आयुक्त। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा तथा वर्तमान में अध्यक्ष तोरी का छोए हुआ है, अजीब हाल है इस सब का। यहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है यार, इतना दिमाग नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष 1, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष 3, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष 4, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष 5, दिव्यांगजनों को लेकर गठित आयोग के मुख्य आयुक्त 6, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष 7। ठीक है, बोर्ड पे स्पष्टता पूर्वक 7 गो लिखा हुआ है, तब बोल रहे हैं 6 गो हुआ है। तथा वर्तमान में अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा हैं कॉस्ट में 8वां। नीचे से एक और पॉइंट लिखिएगा, इस आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इस आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के पद पर मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने चाहिए। सेवानिवृत्त होने चाहिए। चलिए आइए तो एक बार याद करते हैं। एक बात बताइएगा, वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? 1900। अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन? 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? 2015 में वित्त आयोग के अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसमें संशोधन कब हुआ? 2006 और 2019। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बहुसदस्यीय है या एक सदस्य? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? इसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता? भारत के राष्ट्रपति कितना सदस्य समिति के सिफारिश? जो 6 सदस्य समिति के सिफारिश पर करता है उसमें 6 सदस्य में पहला कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसके बाद कितने आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पद हैं? कितने आयोग के? उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल, अगर इन्हें 3 वर्ष या इन्हें पद से हटाता कौन है? कौन हटाता है?
देश के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन? रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ, देश के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, देश के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में अरुण कुमार, अरुण कुमार। इतना बात क्लियर है? अब नीचे जो है टेस्ट डिस्कशन है, समझ गए? तो हल रुक जाइए, रुकिए। कल आपका बायोलॉजी का क्लास है, अपना बायोलॉजी का क्लास कीजिएगा। हमको निकलने दीजिए, अभी मेरा टेस्ट डिस्कशन है नीचे में, इसके बाद आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।